So dear students, good evening. ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सेकेंड लेक्चर शुरू हो रही है। आशा है आपने पहला लेक्चर देख लिया होगा, समझ लिया होगा और अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। और अगर नहीं देखे हैं तो आप पहले उस वीडियो को रेफर करें, पूरी बातें जो बताई गई हैं उसको अच्छे से सुने, समझें, देखें और फिर कॉपी पर लिखें। अपनी नोट तैयार करते हुए चलें, क्योंकि आफ्टर ऑल आपकी कॉपी ही आपकी बाद में काम आने वाली है। लास्ट वीडियो में जो सबसे अंतिम में जो हमने कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में चर्चा किया था या नॉन कंडक्टर के बारे में चर्चा किया था, तो उस नॉन कंडक्टर के लास्ट में देखिएगा तो नॉन कंडक्टर की जगह कंडक्टर लिखा गया है, तो आप उसे नॉन कंडक्टर कर देंगे। क्योंकि हमें जब लिख दिए थे तो हम उसे एडिट नहीं कर पाए, क्योंकि हमें एडिट करना नहीं आता है। हम बस यहाँ पर जो आपको पढ़ा रहे हैं वो डायरेक्ट हम आपको भेज देते हैं। तो ठीक है, आप बने रहें और इस सेकेंड लेक्चर को ध्यान से सुने और समझें। इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं चार्ज के बारे में। यूँ समझ लीजिए, चार्ज के बारे में सब कुछ यहाँ हम आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको चार्ज के बारे में सारी बातें पता चल जाएंगी। चार्ज में क्या फैक्ट्स हैं, चार्ज में क्या प्रॉपर्टीज हैं, सब कुछ। तो बने रहें इस वीडियो की पूरी अंतिम तक। वैसे हमने आपको बताया भी था कि आप जो वीडियो कभी देखो तो पहले टाइम देख लो कि वीडियो की क्या टाइम है। उससे आधा घंटा आप ज्यादा टाइम लेकर के बैठो और मानो ऐसा बैठो कि आप क्लास में जा रहे हो। अपने साथ कॉपी, अपने साथ पेन और साथ में एक ईयरफोन, मोबाइल ले लो या नहीं तो अपना लैपटॉप रख लो और फिर लग जाओ अपने क्लास में और पूरी सीरियस के साथ इंटायर वीडियो एक सीटिंग में कंप्लीट करो, कॉपी पे नोट डाउन करते हुए। हम आधा घंटा समय इसलिए बोलते हैं ज्यादा, क्योंकि आपको अगर कोई चीजें फिर से सुननी हो गई, आपको फिर से समझने की बातें समझ में की बात हो गई, तो आप उसको वापस जो है रिवाइंड करके आप उसको समझ सकते हो। तो इस तरह से आधा घंटा आपको ज्यादा समय रख लेना चाहिए। तो बढ़ते हैं, आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज के बारे में आज हम लोग देखते हैं। तो पहले हम चार्ज के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करें। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग टू ए चार्ज। हम सभी बेसिक बातें जितने भी पॉसिबल हो सकती हैं वो हम सारी की सारी बेसिक बातों से लेके एडवांस तक की बातें आपको हम यहाँ वीडियो में बताएंगे। हम ये मानकर चलते हैं कि आप कुछ भी नहीं जानते, आप 9वां क्लास 10वां क्लास इस सब में भी नहीं पढ़े हैं और फिर वहां से हम आपको लेकर चलते हैं। तो आप सभी बातें ध्यान से सुनेंगे तो जो अगर पहले पढ़े हुए हैं तो आपको रिवीजन हो जाएगा और अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो आपकी जानकारी में जुड़ जाएगा। तो ठीक है, हम बढ़ते हैं, पॉइंट वाइज हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, चार्ज के बारे में फैक्ट्स क्या क्या हैं। दो प्रकार के चार्ज हैं, चार्ज ऑफ टू टाइप्स। एक को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। और एक बात जानते हो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो सिंबल है चार्ज का, ये किसने रखा था? तो इसको रखा था यूएसए का साइंटिस्ट, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज के दो सिंबल तैयार करके बताए थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ठीक है, हम इसको नोट करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, दो प्रकार के चार्जेस हैं। अगर हम आपसे पूछे कौन कौन, तो पहला आप क्या बोलेंगे? पहला बोलेंगे आप पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या बोलेंगे?
दूसरा बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि भाई ये कोई बॉडी जो है वो पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है, क्या जवाब दीजिएगा? ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इट इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि कोई भी जो बॉडी चार्ज्ड होता है उसका कारण होता है इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा में कमी होना या इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा में बढ़ोतरी होना। प्रोटॉन्स की मात्रा में चेंज नहीं होता। तो न्यूक्लियस के भीतर जो है वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से तो बंधा हुआ है, वो कम नहीं होता, वो ज्यादा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा चेंज होते हैं। हम इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, उसकी मात्रा को हम घटा सकते हैं, और इस तरह से बॉडी पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हुआ इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से, और नेगेटिव चार्ज होता है इट इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बॉडी में डाल देंगे तो उसके भीतर पहले ही से इलेक्ट्रॉन है, और जितना इलेक्ट्रॉन है उसके न्यूक्लियस में उतना ही प्रोटॉन है, और इसीलिए तो वो बॉडी न्यूट्रल है। बॉडी अगर कोई न्यूट्रल है तो इसका मतलब नहीं कि उसमें चार्जेस नहीं है, चार्जेस हैं, और जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रूप में। परंतु नेट चार्ज का मान जो है उसका जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए नेट चार्ज 0 है। अब अगर हम उस तरह के बॉडी में बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन को जोड़ दें या उसके भीतर से कुछ इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल दें, तब वो जाके वो जो है चार्ज हो जाता है। और इसमें हमने बताया अभी कि ये जो नाम है पॉजिटिव और नेगेटिव, वो रखा कौन? रखा इसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के चार्ज हैं। दूसरी बात, हम चार्ज के बारे में बताते हैं इसकी यूनिट, और साथ में हम बात करेंगे डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज। वैसे तो एक चार्ज के कई टाइप के यूनिट हैं, लेकिन अभी जो ज्यादा यूनिट प्रचलित है वो है एसआई यूनिट। तो आपको हम यहाँ पर सारे यूनिट की चर्चा तो कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर सवाल आपको एसआई यूनिट में ही मिलेगा। ठीक है, तो हम पहले एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट जो है चार्ज का, वो होता है एम्पियर सेकेंड। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में एएस लिख सकते हैं, और इसी एम्पियर सेकेंड को हम बोलते हैं कूलम्ब। कैपिटल सी से हम इसको दर्शाते हैं। और इसका जो डायमेंशन अगर हम लिखें तो आप बोल सकते हैं डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या बोलेंगे इसका? तो एम्पियर का ए और सेकेंड का हुआ टी। तो बहुत सिंपल है। इसमें कुछ और भी अदर यूनिट है, जैसे इसके अदर यूनिट्स क्या है। इसमें जो अदर यूनिट्स हैं, अदर यूनिट्स आर, है ना, बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU ऑफ चार्ज। इसको हम स्टैट कूलम्ब भी बोलते हैं, है ना। दूसरा है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसको हम लोग एब चार्ज भी बोलते हैं, एब कूलम्ब। इसको एब कूलम्ब भी बोलते हैं। इसको क्या बोले अभी, स्टैटिक कूलम्ब भी बोलते हैं। इसको ही ESU को स्टैट कूलम्ब या स्टैटिक कूलम्ब भी बोलते हैं, स्टैटिक कूलम्ब भी बोलते हैं, है ना। और इसको हम लोग EMU ऑफ चार्ज को एब कूलम्ब भी बोलते हैं। ये सब नाम है, कुछ समझ लीजिए, कहीं पर अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो आपको
परेशानी नहीं हो, आपको लगे कि आप कुछ बात इसके बारे में जानते हैं। और यही जो स्टैटिक कूलम तुम देख रहे हो ना, ये यूनिट बेसिकली फ्रैंकलिन यूनिट कहलाता है। ये इसी को हम बोलते हैं फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, है ना, कैपिटल एफ आर से इसको दर्शाते हैं। तो ये जो है ESU यूनिट, EMU ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये कूलम से कैसे रिलेटेड है इसको हम लोग देख लेते हैं। एक नोट बना करके इस बात को हम समझते हैं। तो हम एक छोटा सा नोट कर देते हैं। पहली बात हम इसके बारे में बताते हैं नोट में कि जो एक कूलम होता है, 1 कूलम जो होता है, कूलम जो होता है, ये बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU ऑफ चार्ज। इसी को हम बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, स्टैट कूलम, या इसी को हम बोल सकते हैं और फ्रैंकलिन, और दूसरा एक कूलम जो है वो बराबर होता है 1/10 EMU ऑफ चार्ज, या इसी को हम बोल सकते हैं एब कूलम। बस एक जानकारी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब भी इसके यूनिट होते हैं, और इस तरह से आपस में ये रिलेटेड है। तीसरा भी एक यूनिट होता है, हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। तीसरा भी एक यूनिट होता है फराडे। अदर यूनिट्स में एक तो यूनिट बताया ESU, एक बताया EMU, और एक है फराडे। फराडे ये भी आप देख लीजिए, फराडे, है ना। और ये फराडे जो है बहुत बहुत बड़ा यूनिट होता है। अगर हम इसके बारे में नोट में ही चर्चा कर देते हैं तो इस फराडे की जो वैल्यू होती है, आप सुने भी होंगे, 1 फराडे, 1 फराडे, इसको हम कैपिटल F से दर्शाते हैं, ये बराबर होता है 96500 कूलम। ये बहुत बहुत बड़ा यूनिट होता है। तो अगर हम इन सबों के बीच तुलना करें कि सबसे चार्ज की बड़ा यूनिट कौन है और सबसे छोटा यूनिट कौन है, तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, इसमें सबसे छोटा यूनिट है वो है, इसमें सबसे छोटा यूनिट है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, और फराडे जो है वो सबसे बड़ा यूनिट है, लार्जेस्ट यूनिट। अभी तक जो हम लोग चार्ज की यूनिट की बात कर रहे थे, उसमें ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा यूनिट है। तीसरा जो फैक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, ये हम सभी बहुत बहुत अच्छे से जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल and unlike charges attract each other. ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन की यहाँ हम बात इस्तेमाल करते हैं, वो चार्ज पार्टिकल के लिए करते हैं। आगे चल के हम ये देखेंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है, या एक नेगेटिव चार्ज भी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है, रिपेल नहीं करता। ये दोनों चार्ज जो है न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट ही करते हैं। और बेसिकली यहां से हम चार्ज की टेस्टिंग भी कर सकते हैं। मान लिया जाए कि एक कोई बॉडी है, अब वो बॉडी जो है वो न्यूट्रल भी हो सकता है या वो चार्ज भी हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है। तो अब वो न्यूट्रल है कि ये चार्ज है,
इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हम उसको एक दूसरे चार्ज के पास ले जाते हैं। तो दूसरा चार्ज क्या कर सकता है, अगर ये न्यूट्रल है तो अट्रैक्ट कर सकता है, अगर ये लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल कर सकता है, अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन रिपेल करेगा तो इसका मतलब हुआ कि जरूर इसके पास चार्ज है। अगर अट्रैक्ट कर गया तो उसके पास चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहां पर ये बॉडी चार्ज्ड है कि नहीं है, इसका श्योरिटी कैसे होगा? कौन करेगा? अट्रैक्शन करेगा कि रिपल्सन करेगा? आप सोचो, क्या बोलो? एक बॉडी है, इसके पास चार्ज है कि नहीं है, ये आपकी बॉडी है। इस बॉडी के पास चार्ज है या नहीं है, ये कैसे पता लगाएंगे? ये बॉडी या तो न्यूट्रल हो सकता है या चार्ज हो सकता है, चाहे चार्ज पॉजिटिव हो या चार्ज नेगेटिव, उससे हमको मतलब नहीं है। चार्ज है कि न्यूट्रल है, ये हमको टेस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस बॉडी को एक चार्ज बॉडी के पास ले जाएंगे। मान लिया जाए इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, हम इसके पास ले जाएंगे। अब अगर इसके पास, अगर ये न्यूट्रल है तो ये क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा। और अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, उसको रिपेल कर देगा। तो देखिए ध्यान से, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, नीचे वाला पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो पेन है ये चार्ज है कि नहीं है, ये पता लगाना है। और ये जो नीचे में हम रखें ये पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर ये न्यूट्रल होगा तो क्या करेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो क्या होगा, रिपेल कर देगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो देखो, अट्रैक्शन दो अवस्था में किया है। जब ये न्यूट्रल था तब किया है, और जब ये नेगेटिव चार्ज था तब किया है। रिपल्शन एक ही अवस्था में किया है, जब वो पॉजिटिव है तब किया है। बात समझ रहे हैं? अब अगर मान लो कि हम इस बॉडी के चार्ज की टेस्टिंग के लिए हम दूसरा बॉडी के पास ले जाते हैं, और इसमें एक नेगेटिव चार्ज है, ये पेन में नेगेटिव चार्ज है, और हमको इसकी चेक करनी है चार्ज क्या है। तो चेक करेंगे, तो अगर इसमें नेगेटिव चार्ज है और इसके बारे में चेक करना है, तो ये अगर इसको अट्रैक्ट कर लिया, ये न्यूट्रल हो सकता है, या ये उसको अट्रैक्ट कर लिया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, और अगर ये इसको रिपेल किया तो इसमें नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो गौर से देखो, इसमें अट्रैक्शन दो बार हुआ है, जब ये न्यूट्रल था तब हुआ है, और जब ये पॉजिटिव चार्ज था तब हुआ है। रिपल्शन एक ही केस में हुआ है। तो अगर हम आपसे पूछें कि कौन टेस्ट कर पाया, अट्रैक्शन टेस्ट कर पाता है चार्ज के बारे में कि रिपल्शन टेस्ट कर पाता है पूरी तरह से श्योरिटी के साथ, तो आपका जवाब होगा कि इसका टेस्ट रिपल्शन कर पाता है, और क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन जो है नहीं कर पाता, क्योंकि अट्रैक्शन में कंफ्यूजन है। पता नहीं वो न्यूट्रल है तब भी तो अट्रैक्ट हो सकता है, पता नहीं वो पॉजिटिव चार्ज है तब भी अट्रैक्ट हो सकता है, पता नहीं नेगेटिव चार्ज है तब भी अट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन अगर रिपल्शन हुआ है तो जरूर उसके पास कुछ ना कुछ चार्ज होगा। तो हम इस बात को यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं, नोट कर देते हैं। रिपल्शन is your test of charging. आगे हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, आगे हम समझेंगे भी कि कैसे एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करता है। इस बात को हम आगे समझेंगे। अभी तो बस
आप इसके बारे में लिख लो कि रिपल्शन इज योर टेस्ट ऑफ चार्जिंग। तो यह है तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। चौथा बात अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि अगर एक बॉडी में चार्ज है तो उसके पास मिनिमम पॉसिबल चार्ज की मात्रा कितनी पॉसिबल हो सकती है। तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी में जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज हो सकता है वो हो सकता है या तो 1 इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो या 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं बढ़ने या घटने से बॉडी चार्ज होता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा है या 1 इलेक्ट्रॉन घटा है तो उसके बराबर का चार्ज होगा। 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, 2 इलेक्ट्रॉन घटा है तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज होगा। तो हमें मिनिमम की बात करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे प्लस या माइनस इलेक्ट्रॉन लेंगे। मतलब कि मिनिमम चार्ज या तो माइनस हो सकता है या उसमें मिनिमम चार्ज प्लस हो सकता है, माने नेगेटिव चार्ज हो सकता है या पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका जो है वो ई के ही बराबर होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्वांटा ऑफ चार्ज। इट इज ऑल्सो नोन एज क्वांटा ऑफ चार्ज। आगे हम चार्ज की क्वांटाइजेशन की थ्योरी पढ़ेंगे प्रॉपर्टी में, तो वहां पर हम इसकी चर्चा करेंगे। क्वांटा ऑफ चार्ज, दैट इज अ मिनिमम पॉसिबल चार्ज ऑफ ए बॉडी कैन हैव, दैट इज कॉल्ड क्वांटा ऑफ चार्ज। देखो अब यहाँ हम चेंज लिख दिए हैं तो यही थोड़ा सा गलती हो जाता है। क्वांटा ऑफ चार्ज ये है मिनिमम पॉसिबल चार्ज। हम इसके बारे में थोड़ा सा बात और बता रहे हैं, नोट कीजिएगा। रिसेंटली एक ऑब्जर्वेशन हुआ, इस बात का जिक्र आपको एनसीईआरटी की बुक में भी मिल जाएंगे, जिसमें ये देखा गया कि जो प्रोटॉन्स है ना न्यूक्लियस के अंदर और जो न्यूट्रॉन्स है ना वो भी किसी से बने हैं। वो एक इंडिविजुअल नहीं है, वो किसी के साथ जुड़ के बना है। जुड़ने के बाद एक प्रोटॉन का निर्माण हुआ है और किसी के साथ जुड़ने के बाद कुछ चीजों के जुड़ने से न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ है। और जिसके जुड़ने से इनके निर्माण हुए हैं उनको नाम रखा गया है क्वार्क्स। लिख देते हैं इसको। रिसेंटली लिख देते हैं इसको। रिसेंटली इट इज फाउंड दैट, ये पाया गया कि द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर composed of quarks। इसको हम quarks, QUARKS, फिर से लेते हैं QUARKS, quarks, है ना। इसके दो प्रकार हैं, इस क्वार्क के दो प्रकार हैं। एक को बोलते हैं अप क्वार्क, एक को बोलते हैं अप क्वार्क। इसका जो चार्ज का मान होता है वो होता है +2/3। इसको हम U से भी रिप्रेजेंट करते हैं, अप क्वार्क को U से दर्शाते हैं। और दूसरा को बोलते हैं डाउन क्वार्क।
इसको हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है इसके पास चार्ज होता है -1/3। ठीक है। और यहाँ पर एक बात हम और बताते हैं कि ये जो प्रोटॉन्स हैं और ये जो न्यूट्रॉन्स हैं, ये दोनों के दोनों जो हैं वो तीन क्वार्क से बने हैं। ये जो प्रोटॉन्स हैं और ये जो न्यूट्रॉन्स हैं, ये 3 क्वार्क से मिलकर के बने हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फॉर्म्ड बाय combination of 3 quarks, 3 क्वार्क से बने हैं। ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ये 3 क्वार्क जो है वो क्या है, अगर हम आपसे पूछें कि जैसे ये प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का अगर हम बात करें तो प्रोटॉन की जो क्वार्क होगी, वो 2 ठो अप क्वार्क होगा और 1 ठो डाउन क्वार्क होगा। कैसे? तो आफ्टर ऑल इन सब के चार्ज का जोड़ जो है वो प्लस ही आ जाना है। अब जोड़िए, ये 2 ठो अप क्वार्क ले लीजिए, इसके पास इतना चार्ज, और 1 ठो डाउन क्वार्क ले लीजिए जिसके पास इतना चार्ज, और इनको आप यहाँ रख करके जोड़िए, आपको प्लस ही आ जाएगा। और ये जो न्यूट्रॉन है ना, ये 2 ठो डाउन क्वार्क और 1 ठो अप क्वार्क के जोड़ने से कब बनता है। जब आप इसको जोड़िएगा तो मान इसका 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो बने हैं वो क्वार्क से बने हैं, और ये 3 क्वार्क के कॉम्बिनेशन से तैयार हुए हैं। तो ये है रिसेंटली व्यू किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखना है, यहाँ ये भी याद रखना है, बट जो क्वार्क्स है ना, डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। लेकिन ये जो क्वार्क है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर तुम चाहो कि ये बॉडी है, इसमें हम एक क्वार्क या तो अप क्वार्क या डाउन क्वार्क की चार्ज हम दे करके उसको हम रख लें फ्री अवस्था में, तो वो नहीं होगा। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक बॉडी रह सकता है फ्री स्टेट में। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ रह लेता है, 3 इलेक्ट्रॉन के साथ रह लेता है, लेकिन 1/3 इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये क्वार्क नेचर का है, और वो क्वार्क नेचर फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये बातें हो गई कुछ फैक्ट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। तो बढ़ते हैं अगले पेज में और डिस्कस करते हैं चार्ज की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। Some important properties regarding to a charge। यहां से अब आप बहुत सतर्क हो जाइएगा। पहली बात, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो हम इसको कैसे ऑपरेट करेंगे? तो अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो हम इसको कैसे ऑपरेट करेंगे? हेंस शुड बी ऑपरेटेड बाय सिंपल अलजेब्रा। हम इसको मतलब क्या? जोड़ करना, घटाव करना, गुना करना, भाग देना। तो हम इसको कैसे जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे? तो सिंपल जो अलजेब्रा के नियम है उससे हम इसका जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे। जैसे मान लिया जाए एक एग्जांपल के तौर पर कि मान लो कि एक चार्ज है Q1 और इसका मान है +2 कूलम, और एक दूसरा चार्ज है इसका मान है -8 कूलम।
अब अगर हम यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस देखना चाहते हैं, अब यहाँ पर हम कुछ ऑपरेशंस को देखना चाहते हैं, कौन सा ऑपरेशन है? तो चलो हम पहला ऑपरेशन करते हैं, Q1 प्लस Q2 क्या होगा। दूसरा ऑपरेशन हमें करके बताओ, Q1 माइनस Q2 क्या होगा। तीसरा हमको करके बताओ, Q1 गुना Q2 क्या होगा। चौथा बताओ, Q2 बटा में Q1 क्या होगा। बता सकते हैं? बताइए, Q1 प्लस Q2 क्या बोलेंगे? तो Q1 हो गया +2 और Q2 हो गया -8 और इसके मान आ जाएंगे -6 कुलुम में। Q1 माइनस Q2 क्या होगा? तो +2 माइनस -8 कितने मान हो जाएंगे? +10 कुलुम। और इसी तरह से अगर Q2 माइनस Q1 पूछता तो जवाब दे देते -10 कुलुम, क्योंकि -8 -2 -10 हो जाता। Q1 गुना Q2 क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे +2 इंटू -8। माने जैसे संख्या है ना उसी के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। तो ये हो जाएंगे -8 दूनी 16 कुलुम। और यहाँ पर Q2 का मान -8 बटा में +2, जवाब हो जाएगा -4। और यहाँ कुलुम का स्क्वायर बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो चार्ज है ना, यहाँ पर जो ये प्लस है और ये जो माइनस, ये इसके बारे में अच्छे से समझ लीजिए कि ये प्लस और माइनस नेचर को बताता है। प्लस और माइनस जो है वो उस चार्ज के नेचर को बताता है, और जो उसकी वैल्यू है ये 2 और ये 8 उस चार्ज की ताकत को बताता है। अगर हमसे पूछा जाए कि ये Q1 और Q2 जो है इनमें से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ज है, तो गणित का अगर आप संख्या से बात करोगे तो बोलने का मन करेगा +2, लेकिन नहीं, इन दोनों में चार्ज की ताकत Q2 में ज्यादा है और Q1 में ताकत कम है। हाँ, Q2 उल्टा नेचर का, नेगेटिव नेचर का, और Q1 जो है वो पॉजिटिव नेचर का है। इस बात को आप समझ कर रखिएगा। अगर चार्ज की ताकत पूछी जाए तो आप उसकी मैग्नीट्यूड के रूप में उसका जवाब देंगे। ठीक है? तो यह है चार्ज के स्केलर नेचर। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और इसीलिए इसको हम अलजेब्रिकली हैंडल करेंगे, ऑपरेट करेंगे। जैसे संख्याओं का जोड़ घटा गुना होता है करेंगे तो वैसे ही, लेकिन समझेंगे कुछ खास तरीका से। वो जो नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन है वो उसके नेचर को बताता है, और जो उसके मैग्नीट्यूड वैल्यू है वो उसके स्ट्रेंथ को बताता है कि इन दोनों में से कौन चार्ज ज्यादा ताकतवर है। दूसरा जो नेचर है, चार्ज इज ऑलवेज, दूसरा जो प्रॉपर्टी है वह है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज जो है वो हमेशा मास के साथ एसोसिएट होता है, बट रिवर्स मे और मे नॉट बी ट्रू, मे और मे नॉट बी ट्रू। मतलब यहां पर एक बात हम यहां लिख दिए हैं, इसका मतलब आप क्या समझेंगे? जिस किसी बॉडी में चार्ज है उसके पास गारंटली कुछ ना कुछ मास होगा, बिना मास का चार्ज नहीं हो सकता। आप सोचो, आपको इसका जवाब खुद आपका दिमाग देगा। परंतु जिसके पास मास है उस मास के पास चार्ज हो भी सकता है या और नहीं भी। चार्ज का मतलब चार्ज, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बराबर हो गए तो उसके पास न्यूट्रल बॉडी होगा, तो चार्जलेस कहेंगे हम उसको, है ना। परंतु उसमें मास तो होगा, लेकिन अगर संख्याएं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलग अलग हो जाएंगे तो चार्ज भी हो जाएगा, मास तो है ही। तो जिसके पास मास है
उसके पास चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी, परंतु जिसके पास चार्ज है भाई, गारंटली उसके पास मास होगा ही होगा। तो अगर हम यहां पर एक बात नोट करें, है ना, फोटोन नाम सुने हैं? फोटोन ये लाइट की पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ लाइट को फोटोन बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे हम मॉडर्न फिजिक्स में। पार्टिकल ऑफ लाइट जिसको हम फोटोन कहते हैं, इसके पास जानते हो चार्ज कितना होता है? तो इसका जवाब है कि चूंकि इस फोटोन में मास नहीं होता, हैज नो रेस्ट मास, इसमें कोई मास नहीं होता, हेंस इट हैज नो चार्ज, अतः इसके पास कोई चार्ज नहीं होगा। ये फोटोन को और प्रोटोन को मिक्स मत कर देना। प्रोटोन अलग चीज है, फोटोन अलग चीज है। प्रोटोन में पॉजिटिव चार्ज होता है, फोटोन में चार्ज नहीं होता। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात हम इसी में एक बात और लिख देते हैं कि जब हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, है ना, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज करे या नेगेटिव चार्ज करे, while charging a न्यूट्रल बॉडी, जब हम एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करते हैं, द मास ऑफ दैट बॉडी, है ना, में स्लाइटली इंक्रीज और डिक्रीज। उस बॉडी का जो मास है वो स्लाइटली बढ़ भी सकता है और स्लाइटली घट भी सकता है। ठीक है, तो मास के बारे में क्या बात हो गई। तो चार्ज हमेशा जिस किसी बॉडी में होगा उसके पास गारंटली कुछ ना कुछ मास होगा ही। अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट की। तीसरा पॉइंट, चार्ज में एक खास गुण होता है। चार्ज इज ए क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। नाम सुने हैं क्वांटाइज्ड क्वांटिटी? कुछ अणुओं के नेचर में ऐसे भी सब्सटेंस हैं जिसकी वैल्यू कुछ भी नहीं हो सकती। वो एक पर्टिकुलर मैनर से उसकी वैल्यू होती है, उसकी एक मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी और उसी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल में और उसका नेक्स्ट वैल्यू और उसका नेक्स्ट वैल्यू, इस तरह से उसका वैल्यू तैयार होगा। तो ऐसे क्वांटिटी को हम बोलेंगे क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, है ना। तो इसका कोई भी वैल्यू नहीं होगा, इसका एक हमेशा डिस्क्रीट वैल्यू होगा। जैसे कोई एक क्वांटिटी है जिसका मान जो है वो या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है। इसका मतलब हो गया कि इसका मान जो है 2.3 नहीं होगा, 3.6 नहीं होगा, या तो 3 होगा, नहीं तो ये 4 होगा, नहीं तो ये 2 होगा, 2, 3, 4 होगा। इन दोनों के बीच जो संख्या है उसका वैल्यू लाई नहीं करेगा। तो इस तरह से जो डिस्क्रीट वैल्यू रखने वाला जो क्वांटिटी होता है, इसको हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। तो हम इस बात को भी इंडिकेट कर देते हैं, क्वांटिटी दैट इज चार्ज कैन हैव ओनली डिस्क्रीट वैल्यू, है ना। डिस्क्रीट वैल्यू मतलब क्या? इसका मान 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन 2.3, 2.5 नहीं है। वो एक पर्टिकुलर वैल्यू के साथ वो मैनेज्ड है, अपना मान रखता है। डिस्क्रीट वैल्यू, है ना, कैन हैव डिस्क्रीट वैल्यू एंड कैन नॉट हैव एनी वैल्यू, कैन नॉट हैव एनी वैल्यू, कैन नॉट हैव एनी वैल्यू।
अगर हम चार्ज के बारे में यहीं पर बात बोलें कि क्वांटाइज्ड का जो पैटर्न होगा इसका क्या होगा, तो आप कह सकते हैं ए बॉडी में है चार्ज इक्वल टू एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, है ना। एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा, मतलब कहने का कि जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा। और यहाँ ई को जानते हैं क्या बोलते हैं? हियर ई इज टर्म्ड एज क्वांटा ऑफ चार्ज। क्वांटा ऑफ चार्ज माने जो छोटा वैल्यू है, जो सबसे छोटा वैल्यू है, दिस इज द क्वांटा ऑफ चार्ज। ऑफकोर्स चार्ज एक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो यहाँ प्लस माइनस लगा दिए, बात यहाँ वैल्यू की हो रही है। और n क्या है? तो n एक इंटीजर है, n जो है वो एक इंटीजर है, ये कभी भी इसका मान फ्रैक्शन में नहीं होगा, ये बात आप समझ लीजिए। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ जो n है वो एक इंटीजर है। इंटीजर माने, इंटीजर का मतलब हो गया 1 हो सकता है, इसका मान 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इस तरह से, है ना। और ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, कैनॉट बी फ्रैक्शन, मतलब इसका मान 1.5, 1.2, 2/3, 4/5, इस तरह से इसके मान n के नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर हम चार्ज की किसी वैल्यू की चार्ज की बात बोले तो हम पता लगा सकते हैं कि उस बॉडी में उतनी अमाउंट की चार्ज हो सकती है या नहीं। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा बात नोट कर देते हैं। और जानते हैं ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, या जो ये क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किए थे मिलिकन ने, है ना। एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, मिलिकन वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और उससे ये प्रूव्ड हुआ कि कोई एक बॉडी में जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के वैल्यू के बराबर होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 के बराबर होता है, और वो इस n के एक इंटीग्रल मल्टीपल के वैल्यू के बराबर वो मान देता है, ठीक है। और आगे जो चार्ज वो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के ही बराबर होता है, यानी जो हायर चार्ज होगा वो जोमन शो नहीं होगा, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के ही बराबर में होगा। तो इट इज experimentally proved by Millikan Weyl drop experiment, ठीक है। ये है चार्ज के क्वांटाइज्ड वैल्यू को। हम यहाँ पर एक छोटा सा बात और बताते हैं, ये पहला पॉइंट लीजिए। दूसरा पॉइंट, चार्ज चलो ठीक है, क्वांटाइज्ड पता चला कि इसमें एक क्वांटम वैल्यू होगा, सबसे छोटा वैल्यू होगा, और उसी वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल में उसके और हायर वैल्यू होंगे। क्या इस तरह के क्वांटाइज्ड क्वांटिटी और भी कोई है हम लोग के फिजिक्स में या नेचर में? तो पता चला कि हाँ, कुछ और भी वैल्यू हैं जो इस तरह के क्वांटाइज्ड वैल्यू होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो वे हैं दी एनर्जी, है ना, एनर्जी भी क्वांटाइज्ड पाया गया।
द एंगुलर मोमेंटम ये भी क्वांटाइज्ड पाया गया। एंड मास भी एज्यूम्ड किया गया कि ये भी जो है वो क्वांटाइज्ड होना चाहिए, है ना। आर ऑल्सो फाउंड एज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। एनर्जी इसको हम E से रिप्रेजेंट करें, एनर्जी को, एंगुलर मोमेंटम को L से रिप्रेजेंट करें, मास को तो M से दर्शाते ही हैं, है ना। तो ये जो क्वांटम वैल्यू इसका क्या होगा एनर्जी का, अगर वो क्वांटाइज्ड है तो उसका एक मिनिमम वैल्यू होना चाहिए। तो एनर्जी का जो क्वांटम वैल्यू है वो क्वांटा वैल्यू ऑफ एनर्जी, क्वांटा ऑफ एनर्जी कितना होगा, तो इसको बोलते हैं एच न्यू। ये सबसे मिनिमम वैल्यू है, याद रखिएगा एनर्जी का। तो एनर्जी का मान कितना होगा, तो एनर्जी का मान हम लिखेंगे एन इंटू एच न्यू। एन क्या हो गया, एक इंटीग्रल मल्टीपल। अगर हम आपसे पूछे क्वांटा ऑफ एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम जिसको हम एल बोले हैं, इसका सबसे क्वांटा वैल्यू क्या होगा, सबसे छोटा वैल्यू क्या होता है, तो इसका बराबर होता है h/2π। ये दोनों बातें हम मॉडर्न फिजिक्स में देखेंगे। अभी तो बस आप इंडिकेट करो कि कौन कौन से क्वांटिटी जो है वो क्वांटाइज्ड है। तो इसका जो हम वैल्यू लिख सकते हैं वो NH/2π, क्योंकि वो इंटीग्रल मल्टीपल है। इसी के साथ और अगर हम आपसे पूछें क्वांटा ऑफ मास कितना होगा, मास का क्वांटा क्या होगा, तो ये अभी तक हम लोग पता नहीं कर पाए हैं, नॉट एट नोन, ये अभी हम लोग पता नहीं कर पाए हैं। लेकिन ये बिलीव किया गया है कि ये भी एक तरह का क्वांटाइज्ड क्वांटिटी होना चाहिए। तो ठीक है, हम इस बात को कि क्वांटाइज्ड क्वांटिटी की बात को एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत छोटा एग्जाम्पल लेते हैं और सीखिएगा इसको। प्रश्न पूछता है कि कैन ए बॉडी मे हैव चार्ज इक्वल टू, जब भी हम यहाँ कुछ चार्ज दे रहे हैं और आपको ये बताना है कि क्या इतना चार्ज किसी बॉडी में पॉसिबल हो सकता है कि नहीं। पहला 0.32 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। दूसरा 6.4 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। और तीन को हम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये तीन हम चार्ज को रख करके चेक करते हैं और पता लगाना चाहते हैं कि क्या ये चार्ज हो सकता है उस कोई भी बॉडी में इतना अमाउंट कि नहीं। कैसे चेक करें, बहुत ही सिंपल है। मेरे पास m जो इंटीजर है, यहाँ जो हम लोगों ने अभी फॉर्मूला में देखा है, क्वांटाइज्ड का फॉर्मूला में, ये जो n है, ये n जो एक इंटीजर होना चाहिए और ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो हम इस बात को यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं। n को हम लिख सकते हैं mod q by e, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब चूंकि हमें इंटीजर चेक करना है
है ना, फ्रैक्शन में नहीं है, तो हम यहाँ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, चाहे यहाँ प्लस लिखा हो या माइनस लिखा हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं। चलो हम यहाँ एग्जाम्पल में वो माइनस लगा देते हैं और इसके बाद हम चेक करते हैं। तो ठीक है, तो पहला सवाल लेते हैं, बताइए। पहला सवाल में n के मान क्या बोलेंगे, तो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है 0.32 10⁻⁻18 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है 1.6 × 10⁻⁻19 इतना होता है। आप इसको भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, ऊपर में कट के चला जाएगा 19, तो ऊपर बचेगा 10, 10 से 1 0 और ये कट के 2 बच जाएगा, तो वैल्यू इसके 2 आ जाएंगे। इसके वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद 2 आ जाएंगे। दूसरा देखते हैं, दूसरा मान क्या है, तो 6.4 × 10⁻। अब बताइए कि ये 2 पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आप बोलोगे यस, क्योंकि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 50 हो सकता है, 61 हो सकता है, 62 हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। चलो दूसरा चेक करते हैं। n का मान क्या है, 6.4 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाई 1.6 10⁻⁻19। बताइए इसको कैलकुलेट करके इसके मान कितने होंगे। तो ऊपर में हो जाएंगे -19 जाकर के +19, तो एक 0.1 बचेगा और ये कट के बचेगा 4, वैल्यू आ जाएंगे 0.4। क्या ये पॉसिबल है, तो आपका जवाब होगा नो, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया। पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे 10 आएगा, 2/5 वैल्यू आएंगे और ये फ्रैक्शन होंगे और ये अमाउंट ऑफ चार्ज किसी बॉडी में नहीं हो सकता। तीसरा, अगर हम चेक करें तो याद रखिएगा हमें चार्ज की मैग्नीट्यूड ही लेनी है, तो यहाँ माइनस है, तो आपको उस माइनस को हटाइए और 4 लीजिए, 4 × 10⁻⁻19। नीचे में क्या होगा, नीचे होगा 1.6 10⁻⁻19। थोड़ा आप इसे कैलकुलेट करो, -19 तो कट जाएंगे, ये पूरा फैक्टर जो है वो कट जाएंगे। पॉइंट हटाया, ऊपर में गया 10, तो 40 और नीचे में हो गया 16। काट दीजिए 8 से, तो ऊपर में हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 2, और 5/2 हो गया 2.5। क्या ये पॉसिबल है, तो आपका जवाब होगा नो, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। पॉइंट आ गया ना, फ्रैक्शन में आ गया। तो ये हम चार्ज को तैयार कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कोई बॉडी में बहुत चार्ज है, 1 कूलम, 2 कूलम, 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, तब उस केस में हम क्वांटाइज्ड थ्योरी को अप्लाई न भी करें तो चलेगा, क्योंकि वो ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैरी ऑन करता है। तो अगर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज की बात हो रही हो तो हम वहां पर क्वांटाइज्ड थ्योरी को हम चेक नहीं भी करें तो काम चल जाएगा। लेकिन जब बहुत छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज की बात हो तो वहां हम इस बात को चेक करते हैं। तो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। ये कौन सी पॉइंट थी जो अभी हमने डिस्कस किया है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में हमने डिस्कस किया है, ये है सी पॉइंट थी। अब बात करते हैं पॉइंट डी, ये हम लोग की चल रही है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो बात करते हैं डी। चार्ज जो है वो एक कंजर्व्ड क्वांटिटी होता है। चार्ज इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी। कंजर्व्ड नाम सुने हैं, सुने होंगे, मोमेंटम कंजर्व्ड, एनर्जी कंजर्व्ड। चार्ज इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी। मतलब कहने का आप क्या बोल सकते हैं कि द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। द चार्ज है ना, कैन नाइदर बी क्रिएटेड
created nor be destroyed। इसको ना हम बना सकते हैं, ना ही हम इसको बर्बाद कर सकते हैं। एंड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर हम किसी एक सिस्टम की बात करें जो आइसोलेटेड है, माने फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल, एक्सटर्नल से वो बिल्कुल कटा है, एकदम फिक्स्ड है, अब उसके भीतर से ना कोई बाहर जा सकता, ना बाहर से कोई अंदर आ सकता। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज does not change with time। उसके टोटल चार्ज जो होंगे ना, वो समय के साथ चेंज नहीं होगा। याद रखिएगा, टोटल चार्ज उसके जितना पहले थे वो उतना ही रहेंगे। टोटल चार्ज इनिशियल फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, हम इस बात को नोट कर देते हैं और नोट में हम कई बातों को भी यहाँ जिक्र करेंगे। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज इनिशियल और टोटल चार्ज फाइनल, ये हमेशा आपस में बराबर होगा। माने सिस्टम की जो भी शुरुआत की हालत थी और सिस्टम की जो भी बाहर बाद की हालत थी, आपस में कई चेंजेस हुए हों सिस्टम के अंदर ही अंदर, बाहर से कोई इन्फ्लुएंसेस नहीं हो, बाहर से ना कोई अंदर आया हो, ना अंदर से कोई बाहर गया हो, तब इस केस में उसके टोटल चार्ज जो होंगे वो कंजर्व होंगे। ठीक है, ये जो चार्ज कंजर्वेशन की जो ये प्रिंसिपल है ना, द चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल जो ये है, ये जानते हैं ये सभी तरह के रिएक्शन में एप्लीकेबल है ना। होल्ड्स गुड इन every type of reaction, ये सभी तरह के रिएक्शन के लिए ये जो प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल है। लाइक केमिकल रिएक्शन, अगर कहीं पर कोई केमिस्ट्री में आप लोग रिएक्शन कर रहे हैं, वहां पर भी आप चेक करोगे तो चार्जेस जो है वो कंजर्व्ड होंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूशन, हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, ये बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, यहाँ पर भी चार्ज कम से कम कंजर्व्ड होगा। न्यूक्लियर डीके अगर कभी होता है, एक न्यूक्लियस अगर अनस्टेबल है और अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए वो अगर इलेक्ट्रॉन अल्फा बीटा गामा रेडिएशन छोड़ता है, इस प्रक्रिया में भी उसके जो चार्ज हैं वो कंजर्व्ड रहते हैं। वो कंजर्वेशन की जो ये प्रिंसिपल है वो कहीं भी गड़बड़ाता नहीं है, इसके कोई एक्सेप्शन अभी तक देखने में नहीं आया, नो एक्सेप्शन, अभी तक इसका कोई एक्सेप्शन देखने में नहीं आया है। ठीक है, और भी कंजर्व्ड क्वांटिटी है, लेकिन पर्टिकुलर कंडीशन के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, जो हम लोग अलग अलग जगह पढ़े हैं। तो ये था चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट की हम बात करते हैं। चार्ज जो है वो एक इनवेरिएंट क्वांटिटी होता है। चार्ज इज एन इनवेरिएंट क्वांटिटी, नाम सुना है ये क्या होता है इनवेरिएंट क्वांटिटी? इनवेरिएंट, ये वेरी नहीं करता है, ये जो है न समय के साथ न स्पीड के साथ। अगर हम एक सिस्टम को कंसीडर कर लेते हैं तो ये चेंज नहीं होता है, दैट इज चार्ज ऑन ए बॉडी doesn't change
whatever be its speed, उस बॉडी में चाहे कोई भी स्पीड हो, उस बॉडी में चाहे कोई भी स्पीड हो, चार्ज उसका चेंज नहीं होगा। ठीक है, नोट कीजिएगा, एक बात को हम यहाँ पर बता रहे हैं। हम लोग के फिजिक्स में एक थ्योरी है, आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास स्पीड पर डिपेंड करता है। हाँ, मास इज ए वेरिएंट क्वांटिटी। एक मास, अगर कोई एक बॉडी है, उसमें अगर कुछ मास है और उस बॉडी को अगर हम बहुत हाई स्पीड, और हाई स्पीड लाइट के कंपेरेबल अगर हम स्पीड बॉडी का कर देते हैं, तो उस बॉडी का मास जो है ना बढ़ जाता है, मास चेंज हो जाता है, उस बॉडी का डायमेंशन चेंज हो जाता है, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी मोटाई चेंज हो सकती है। टाइम, समय भी चेंज होता है, समय भी चेंज होता है। मास, डायमेंशन, टाइम डिपेंड्स ऑन the speed of frame of reference, speed of frame of reference, इस पर वो डिपेंड करता है। लेकिन उस बॉडी में जितना चार्ज है ना, वो चार्ज बॉडी का इंडिपेंडेंट है, वो चार्ज चेंज नहीं करता। ठीक है, ये था पांचवा पॉइंट। अब हम बात करते हैं छठा पॉइंट। चार्ज जो है वो एक ट्रांसफरेबल क्वांटिटी है। चार्ज इज ए ट्रांसफरेबल क्वांटिटी। मतलब इसका ये हुआ कि चार्ज जो है ना, वो एक बॉडी से अगर उसको सुटेबल व्यवस्था मिल जाए तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। दैट इज चार्ज में ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर बॉडी। अब ये कैसे ट्रांसफर होगा, इसके ट्रांसफर के क्या नियम है, थोड़ा सा आप इसको यहां समझें। ट्रांसफर के जो इसके नियम है, इसके बारे में हम यहां लिखते हैं। वन टू बॉडीज, कोई भी दो बॉडी हो, ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल्स, डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे चल के हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की चर्चा करेंगे। अभी आप बस इस लॉ को समझने के लिए, चूंकि ये टर्म को इस्तेमाल होना जरूरी है, तो आप यहां पर समझ लीजिए। इसको भी से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी बॉडी में कुछ चार्ज होता है ना, तो उसके कुछ अपने पोटेंशियल तैयार होते हैं। तो ठीक है, तो व्हेन टू बॉडीज जिसके पोटेंशियल अगर डिफरेंट हो, ऐसे दो बॉडी को हम अगर आपस में एक दूसरे से सटा दें, व्हेन आर टच्ड, है ना, आपस में अगर सटा दें, या नहीं तो उन दोनों बॉडी को हम आपस में एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दें, एक ऐसा तार से जोड़ दें जिस तार में चार्ज का फ्लो हो सकता है। तो मेटल का तार से हम जोड़ सकते हैं। और टच्ड टू ईच अदर, अगर हम उनको या तो पकड़ के सटा दें या आपस में उनको एक दूसरे से टच करा दें, देन
द चार्ज फ्लोज, तब उस केस में क्या होता है कि जो चार्ज है वो फ्लो होता है। देन चार्ज फ्लोज फ्रॉम वन टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फ्लो होता है till their potentials become same, till their potentials become same। ये बातें आप समझ लीजिए। जब दो बॉडी जिसके पोटेंशियल्स अगर अलग अलग हों, ऐसे दो बॉडी को हम अगर आपस में एक दूसरे से टच करा दें या आपस में इनको एक तार से जोड़ दें, तो चार्ज का फ्लो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में होता है। और ये फ्लो तब तक होता है जब तक कि उनके पोटेंशियल आपस में समान ना हो जाए। अब ये चार्ज कैसे फ्लो होगा, तो इस बात को भी आप नोट करें। पॉजिटिव जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, हायर टू लोअर पोटेंशियल। ये बात आप समझ लीजिए। जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो हायर पोटेंशियल बॉडी से ट्रांसफर होके लोअर पोटेंशियल बॉडी में जाएगा। और नेगेटिव चार्ज जो होता है, नेगेटिव चार्ज ये फ्लो करता है फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। जो नेगेटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से वो हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। और ये जब फ्लो होता है ना, तो देखोगे एक की पोटेंशियल कम हो जाती है और एक की पोटेंशियल बढ़ जाती है। जो पहले पोटेंशियल जिसका कम था वो ज्यादा हो जाएगा, जिसका ज्यादा था कम हो जाएगा इस फ्लो की प्रक्रिया में। और एक समय आएगा कि उनके पोटेंशियल आपस में समान हो जाएंगे। और जब समान हो जाएंगे तो चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। और अगर पहले ही से दोनों बॉडी की पोटेंशियल समान है, चाहे उसका कोई शेप साइज हो, चाहे कैसा भी शेप साइज हो उसका, अगर उनके शुरुआत में ही पोटेंशियल्स के मान समान है, तो चाहे तुम कितना भी टच करा लो या कितना भी तार से जोड़ लो, चार्ज के फ्लो नहीं होंगे। चार्ज के एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फ्लो होने का एकमात्र शर्त है कि उनके पोटेंशियल डिफरेंट होने चाहिए। अब हम पोटेंशियल कैलकुलेट करने का एक छोटा सा नोट दे देते हैं। आगे चल के ये फॉर्मूला कैसे बनता है इसको हम आपको बताएंगे। कि मान लिया जाए कि कोई एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी में अगर कुछ चार्ज है, चाहे प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, चार्ज का हम सिंबल क्यू ले लेते हैं, और इसका अगर रेडियस आर है, ये स्फीयर एक बॉडी हमने लिया है, चलो ये कंडक्टिंग स्फीयर लिया है, ज्यादातर केस में आपको कंडक्टिंग स्फीयर ही मिलेगा। तो इस केस में जो इसके पोटेंशियल होंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम शॉर्ट में लिखे हैं, इसको हम V से दर्शाते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा K प्लस या माइनस जो भी चार्ज है Q डिवाइडेड बाई R। K एक कांस्टेंट है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। K और ये जो चार्ज हो गया, इसके पास जो भी चार्ज है प्लस वाला, तो यहाँ प्लस क्यू लिखेंगे, जो माइनस है तो माइनस क्यू लिखेंगे। तो इस तरह से हम इसके पोटेंशियल किसी भी स्फीयर के कैलकुलेट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि किसकी पोटेंशियल ज्यादा है, किसकी पोटेंशियल कम है। और फिर इसके बाद हम चार्ज के फ्लो को डिस्कस कर सकते हैं। तो चार्ज जो है वो एक ट्रांसफरेबल क्वांटिटी है, ये पता चल गया हमको। अब हम अगला प्रॉपर्टी में आते हैं, छठा प्रॉपर्टी। चार्ज जो है ना, ये
एक इंडक्टिव प्रॉपर्टी रखता है, इंड्यूस करने की क्षमता रखता है। चार्ज एक इंड्यूस करने की, माने अपनी गुण को किसी दूसरे में देने की क्षमता रखता है। दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव प्रॉपर्टी, है ना। अपनी जो गुण है वो किसी दूसरे में समा देने की क्षमता को ही बोलते हैं इंड्यूस करना। तो ये चार्ज की एक प्रॉपर्टी है, चार्ज हैज इंडक्टिव प्रॉपर्टी, चार्ज हैज एन इंडक्टिव प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम काफी इस्तेमाल करेंगे पूरे इंटायर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। थोड़ी सी बातें हम यहाँ पर डिटेल कर देते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या होता है कि जब हम किसी चार्ज को, पहले हम इस बात को लिख देते हैं फिर इसको हम समझेंगे। When a charge is kept very close to, नजदीक में, लेकिन टच नहीं करा देना है। टच करा दोगे तो मामला बदल जाएगा, तब इंडक्शन हो जाए, तब कंडक्शन हो जाएगा। वेरी क्लोज टू ए न्यूट्रल बॉडी, कोई हम अगर न्यूट्रल बॉडी की हम बात करें, बाकी चार्ज में भी ये, चार्ज बॉडी में भी ये चलेगा, लेकिन हम अगर न्यूट्रल बॉडी की बात करें ताकि समझ में आसानी से आए, टू ए न्यूट्रल बॉडी। और याद रखिए ये पार्टिकल नहीं होना चाहिए, नॉट पार्टिकल, है ना। जब हम एक चार्ज को एक न्यूट्रल बॉडी के बगल में रख देते हैं, जैसे एक डायग्राम बना रहे हैं, देखो ये मान लिया जाए एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। ये कुछ भी हो सकता है, कंडक्टर हो सकता है, नॉन कंडक्टर हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, हॉलो हो सकता है, व्हाटएवर। चलो इसको हम एक बॉडी के रूप में लिए हैं, और हम इस बॉडी के बगल में, बॉडी के बगल में एक चार्ज को ला करके नजदीक में रखते हैं, सताते नहीं है, बहुत बहुत नजदीक इसके रखते हैं। इसकी चार्ज हम मान लेते हैं कुछ है प्लस क्यू। तो ये प्लस क्यू क्या करता है, जैसा कि तुम जानते हो कि ये कोई भी बॉडी है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और भीतर में न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं। ऑफ कोर्स न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि इसके भीतर जितने प्रोटॉन की संख्या है उतना ही इलेक्ट्रॉन की भी संख्या है, इसलिए न्यूट्रल है। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो है। तो जानते हैं जब ये पॉजिटिव चार्ज को हम इसके बगल में ला के रखते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इसके भीतर के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, उस इलेक्ट्रॉन्स को ये फोर्स लगाकर अपनी तरफ ये खींचता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये खींचता है और खींच करके यहाँ ले आकर के जमा कर देता है। इसके रिजल्ट से क्या होता है कि इधर से चूंकि इलेक्ट्रॉन खींचाया है, तो इस साइड में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है और उसकी वजह से यहाँ पर एपियर हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ कितना अमाउंट में, इस जगह पर कितनी अमाउंट में नेगेटिव चार्ज एपियर होगा और यहाँ पर कितनी अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज एपियर होगा, ये डिपेंड करता है कि ये कौन सा बॉडी है, कंडक्टर है कि नॉन कंडक्टर है। नॉन कंडक्टर है तो किस तरह के मटेरियल का ये कंडक्टर है, ये उस बात पर डिपेंड करता है। इस घटना को पोलराइजेशन भी कहते हैं। और इसके बगल में जो ये जो चार्जेस यहाँ पर एपियर हुए हैं, साइड बाय साइड जो चार्जेस एपियर हुए हैं, इस चार्ज को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। ये माइनस और ये प्लस। याद रखिएगा अभी भी ये जो बॉडी है ना, ये जो बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, ये देखिए अभी भी न्यूट्रल ही है। ये जो बॉडी है आपकी, ये अभी भी न्यूट्रल ही है, क्योंकि टोटल चार्ज का मान इस बॉडी का अभी भी कितना है, वो 0 ही है। हम इसको हटा देते हैं डैश डैश को।
अभी भी इसका टोटल चार्ज का मान 0 ही है। ये जो चार्जेज अपीयर हुए हैं यहाँ पर, इस दोनों चार्ज को बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज। और ये जो बगल में ला करके जो हमने जो चार्ज रखा है, ये जो चार्ज को हमने जो इसके बगल में रखा है, इसको बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। नाम समझ लीजिएगा, इंड्यूसिंग चार्ज। ठीक है। और इसके बगल में जो चार्ज हुआ है पोलराइज्ड होकर के, एक साइड प्लस और एक साइड माइनस, उसको बोलते हैं हम लोग इंड्यूस्ड चार्ज। ये इंड्यूस्ड चार्ज की मात्रा कितनी होगी वो डिपेंड करता है कि इसके बगल में कितने ताकतवर के चार्ज रखे हैं और ये बॉडी किस मटेरियल का है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर बगल में यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो क्या होगा, इसके साइड में यहाँ पे माइनस होगा और फार्दर एंड में प्लस होगा। परंतु अगर हम मान लो यही बॉडी न्यूट्रल ही लेते, वो बॉडी अभी न्यूट्रल ही लेते, और इसके बगल में अगर हम निगेटिव चार्ज ला के रखते, ये माइनस चार्ज ला के रखते, तब उस प्रक्रिया में क्या होता जानते हैं? अगर हम ये निगेटिव चार्ज ला के रखते, ये आपकी इंड्यूस चार्ज है, तो यहाँ पर इस केस में यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है क्या करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ इस बॉडी में है उसको दूर ढकेल देंगे। ये इलेक्ट्रॉन जाकर के यहाँ चला जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने से यहाँ पर अपीयर होगा पॉजिटिव चार्ज। और इस तरह से इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो हमेशा जो है ना इंड्यूसिंग चार्ज की जो नेचर है उसके बगल वाले सतह पर अपोजिट नेचर का चार्ज जो है वो इंड्यूस्ड होता है। जैसे ये अगर माइनस क्यू है तो उसके बगल वाले सतह पर प्लस क्यू इंड्यूस्ड और यहाँ पर माइनस क्यू। अब ये कितना होगा वो तो बात अलग है, लेकिन नेचर चार्ज की अगर ये माइनस है तो यहाँ प्लस ही होगा और यहाँ माइनस होगा। और ये अगर बीच में यहाँ प्लस है बगल में, यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा। तो ये भी इंड्यूस्ड हो गए और ये इंड्यूसिंग हो गए, इंड्यूस्ड हो गए, इंड्यूस्ड हो गए, समझ लीजिए। तो इस बातों को हम लिख रहे थे, व्हेन ए चार्ज इज केप्ट वेरी क्लोज टू न्यूट्रल बॉडी। जो बॉडी पार्टिकल होता तो क्या होता, पार्टिकल होता तो ये एकदम पॉइंट शेप का होता, तो पॉइंट शेप का होता तो क्या होता, वहीं पर माइनस वहीं पर प्लस। तो इंडक्शन की ये जो पोलैरिटी है वो घटना हमें अपीयर ही नहीं हो पाती और इसलिए बोलते हैं कि पार्टिकल में ये नहीं होता। तो हम क्या लिख रहे थे, व्हेन ए चार्ज इज केप्ट वेरी क्लोज टू ए न्यूट्रल बॉडी it attracts। जैसे ये हम एक चार्ज को, ये वाला चार्ज को हम न्यूट्रल बॉडी के बगल में रख दिए तो क्या हुआ, ये अट्रैक्ट करता है अपोजिट चार्ज और रिपेल करता है अपने अमाउंट के अपने नेचर के सिमिलर चार्ज। जैसे यहाँ देखो माइनस है, ये अट्रैक्ट किया अपोजिट चार्ज जो प्लस है उसको, और रिपेल किया माइनस वाला नेचर को। इट अट्रैक्ट्स opposite charge and repel similar charge in the neutral body। न्यूट्रल बॉडी में इस तरह की घटना ये करता है। ड्यू टू दिस, इस वजह से क्या लिख सकते हैं, इस वजह से क्या होता है, दिस ड्यू टू दिस वन साइड बिकम पॉजिटिव एंड अदर साइड बिकम नेगेटिव चार्ज। एक साइड प्लस और एक साइड माइनस चार्ज जो है वो अपीयर हो जाता है। दिस फेनोमेना, दिस पोलराइजेशन फेनोमेना, इस तरह से जो पोलराइज्ड हो गया है आपस में चार्ज के इधर उधर चले जा रहे हैं, दिस पोलराइजेशन फेनोमेना
of charge is called electrostatic induction, या सीधा हम इंडक्शन भी बोल सकते हैं या इलेक्ट्रिक इंडक्शन भी बोल सकते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी बात आपको बता देते हैं कि अगर हम इस इंड्यूस्ड चार्ज की मैग्नीट्यूड की बात करें कि यहाँ पर कितना बगल में चार्ज इसके एपियर होंगे इस बॉडी के इर्द गिर्द, है ना, इस पर ये दोनों मान आपस में समान होंगे, याद रखिएगा। ये प्लस इंड्यूस्ड और ये माइनस इंड्यूस्ड, ये दोनों वैल्यू आपस में सेम होंगे। और इस इंड्यूसिंग के बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन याद रखिएगा कि ये जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा, ये जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा वो इस इंड्यूसिंग चार्ज से या तो कम होगा या नहीं तो मैक्सिमम उसके बराबर होगा। ये इंड्यूस्ड चार्ज जो पैदा हुआ है बॉडी में, न्यूट्रल बॉडी में, वो कभी भी पैदा करने वाला से बड़ा नहीं होगा, या तो उसके बराबर होगा नहीं तो उससे छोटा होगा। तो इसके मान क्या होंगे, इस बात को देखते हैं। इसके जो फॉर्मूला है जिसको हम लोग आगे चल के प्रूफ करेंगे, अभी हम लिख देते हैं। जो इंड्यूस्ड चार्ज जो होंगे उसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, जो उसके बगल में हम इंड्यूसिंग चार्ज रखे हैं उसकी मैग्नीट्यूड, और इनटू 1 माइनस 1/k, ये फॉर्मूला है। इसको हम आगे प्रूफ भी करेंगे, लेकिन प्रूफ करने के बाद भी आपको ये याद ही रखना है। तो अभी ही आप इसे देखते चलो, आगे चलते याद रहेगा। ये जो k है ना, इस k को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मटेरियल ऑफ बॉडी। जो बॉडी है तुम देख रहे हो, उसकी मटेरियल कौन सी है उस पर ये k का मान डिपेंड करता है। अगर जानते हो, अगर वो मेटल हुआ, मेटल माने जो कंडक्टर हुआ, तो इसका मान होता है इंफिनिटी। और कंडक्टर मतलब जो मेटल होते हैं, ऑलमोस्ट सभी कंडक्टर होते हैं, तो उसके लिए इसका मान है इंफिनिटी। और इसका मान जो है ना, वो 1 होता है वैक्यूम के लिए, ठीक है, और नियरली 1 होता है हवा के लिए भी। एक्चुअली में हवा के लिए इसका मान होता है 1.0006। चूंकि ये वैल्यू बहुत 1 के करीब है, तो हम हवा के लिए भी 1 ही ले लेते हैं। आगे चल के हम 1 हवा के लिए इसका मान ले लेंगे। इसके मान जो है ना, वो 80 होता है पानी के लिए। कुछ बातें हम लिख देते हैं। और इसका मान जो है वो 4 होता है पेपर के लिए, पेपर जो कॉपी पेपर होता है। तो k के मान बहुत सारे मटेरियल है हम लोग के इस नेचर में, तो सबके मान अलग अलग होंगे, तो आपको किसी का मान याद नहीं रखना है। बस 2 मान आप समझ लीजिए, एक है मेटल के लिए इंफिनिटी और एक हवा के लिए वैक्यूम के लिए 1। बाकी आपको इस सब के मान जो है वो सवाल में दिए रहेंगे, आपको याद नहीं रखना। तो ये k के मान हमने कुछ लिखा है, जो कि आप समझ लीजिए कि ऐसे ऐसे मान इसके रहते हैं, है ना। तो अगर हम यहाँ पर इस जगह पर अगर हम इस बॉडी को अगर हम कंडक्टर दे दें, ये कंडक्टर होता तो क्या होता, ये अगर कंडक्टर होता तो इसके सतह पर कितने अमाउंट में चार्ज जो है वो इंड्यूस्ड बनते। तो चलिए देखते हैं। अगर ये कंडक्टर होता, फॉर ए कंडक्टर, तो कंडक्टर के केस में क्या होगा, कंडक्टर वाले के केस में k का मान होता है इंफिनिटी। कंडक्टर वाले के केस में k का मान इंफिनिटी, और इंफिनिटी अगर हम k की जगह रख देंगे तो 1/इंफिनिटी हो जाएंगे 0। 1 माइनस 0 1, तो इंड्यूस्ड चार्ज और इंड्यूसिंग चार्ज के वैल्यू आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं कि कंडक्टर में
जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा, क्यू इंड्यूस्ड जो होगा, बगल में जो इसके बॉडी में पैदा होंगे, वो इंड्यूसिंग के ही बराबर होगा। मैग्नीट्यूड में हम बात कर रहे हैं, और नेचर कौन कहाँ क्या बनेगा वो हम फिगर में दिखा दिए हैं और समझा दिए हैं। और फॉर नॉन कंडक्टर, अगर हम कोई दूसरे नॉन कंडक्टर की बात करें तो फॉर ए नॉन कंडक्टर बाकी सभी हो गए जो भी हैं। तो उस केस में के मान इंफिनिटी नहीं होकर के कुछ उससे कम होंगे, और जब कम होंगे तो जो क्यू इंड्यूस्ड जो होगा इसका मान हमेशा क्यू इंड्यूसिंग से कम होगा। ये समझ लीजिए। जैसा अभी बताया, इंड्यूस चार्ज कभी भी इंड्यूसिंग से ज्यादा नहीं होगा, या तो बराबर होगा या नहीं तो उससे कम होगा। ये था छठा प्रॉपर्टी। अब बढ़ते हैं सातवां प्रॉपर्टी में, H। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, है ना, मैक्सवेल के द्वारा एक थ्योरी रियलाइज किया गया है। आगे चल के हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में क्या है कि एक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और जब वही चार्ज किसी एक डायरेक्शन में लगता है चलने तो उससे करंट बनता है, और जब करंट बनता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाया? चलता हुआ चार्ज ने। और चलता हुआ चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बनाएगा। तो इस तरह से एक ही चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाते हैं। वो स्थिति पर डिपेंड करता है कि वो चार्ज कौन सी अवस्था में है। तो हम यहाँ पर एक चार्ज की स्थिति के अनुसार वो क्या क्या चीज तैयार करेगा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, अगर चार्ज रेस्ट में है, इफ चार्ज इज एट रेस्ट, इफ चार्ज इज एट रेस्ट, अगर चार्ज रेस्ट में है तो इस अवस्था में जो वो चार्ज है वो सिर्फ प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वही चार्ज, इफ चार्ज इज इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, यूनिफॉर्म मोशन, नॉट एक्सेलरेटिंग, यूनिफॉर्म मोशन मतलब वो एक्सेलरेटिंग नहीं हो, नॉट एक्सेलरेटिंग, तब इस केस में चार्ज तो चल रहा है, चार्ज तो मौजूद है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ही बनाएगा। अब चूंकि चल रहा है तो उससे करंट बनेगा, और करंट बनेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तब इस केस में ये दोनों प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से, कैपिटल बी से दर्शाते हैं। ये दोनों फील्ड तैयार करता है। और जानते हैं, अब अगर यही चार्ज एक्सेलरेटिंग हो, चार्ज इज एक्सेलरेटिंग, चाहे वो एक्सेलरेशन कैसे होगा, कैसे पता चलेगा? अरे भाई, वेलोसिटी वेरी कर जाए तो एक्सेलरेशन हो गया। वेलोसिटी कैसे वेरी कर सकता है? तो या तो उसकी मैग्नीट्यूड बदल जाए, या उसकी डायरेक्शन बदल जाए, या दोनों बदल जाए। चार्ज की एक्सेलरेशन करने के लिए कैसा भी नियम लागू हो, चाहे चलता हुआ चार्ज की गति बढ़ जा रहा हो,
या चलता हुआ चार्ज की गति घट जा रहा हो, या चलता हुआ चार्ज की गति तो समान हो, डायरेक्शन चेंज हो जा रहा हो, या चलता हुआ चार्ज का गति भी चेंज हो जा रहा हो, डायरेक्शन बदल जा रहा हो, चाहे कुछ भी हो, तो हम इस केस में बोलेंगे कि उसमें एक एक्सेलरेशन है। और जब एक्सेलरेशन चार्ज में होगा तब उस केस में चार्ज खुद है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, चार्ज मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और साथ में उसके एक और चीज तैयार होता है, वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यहाँ तीन चीज निकलेंगे, यहाँ पे तीन चीज निकलेंगे। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो बनेंगे ही, प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स तो बनेंगे ही, एंड रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको हम शॉर्ट में EM भी कहते हैं, वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी वो रेडिएट करता है। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार अगर चार्ज रेस्ट में है, और याद रखिए चार्ज रेस्ट में है कि मोशन में है, ये बात कौन बोलेगा? ये बात बोलने के लिए एक ऑब्जर्वर चाहिए। ये सभी जो चीजें हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर तय होंगी, दैट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। ठीक है, अब हम इसके लास्ट एक और प्रॉपर्टी पर डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इसको समाप्त करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आइए, लास्ट क्लास में फर्स्ट लेक्चर थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, उसके लास्ट में हमने आपको एक कंडक्टर और इंसुलेटर के कैटेगराइजेशन बताया था। तो हमने क्या बताया था? कंडक्टर जो होता है वो अपने थ्रू चार्ज को पास होने के लिए अलाउ कर देता है। कंडक्टर के द्वारा चार्ज पास होने में, उसके भीतर चार्ज के फ्लो होने में वो जरा भी रुकावट पैदा नहीं करता है। दैट परमिट्स टू पास दी चार्ज। लेकिन इधर जो इंसुलेटर कह लो, नॉन कंडक्टर कह लो, या डाइलेक्ट्रिक कह लो, जो दूसरा साइड में था, ये जो है वो चार्ज पास होने के लिए अलाउ नहीं करता है। उसके भीतर अगर हम चार्ज कहीं देंगे तो वो भीतर फ्लो नहीं करेगा, उसके अंदर चार्ज पास नहीं करेगा, वो अलाउ नहीं करता है मटेरियल। तो क्या होगा अगर हम एक कंडक्टर में, एक कंडक्टर की बात कर लो, एक कंडक्टर है, एक इंसुलेटर है, दो मटेरियल है, तो एक कंडक्टर में अगर हम कुछ बाहर से चार्ज दे देंगे तो क्या होगा? तो चार्ज उसमें देंगे तो वो भीतर मटेरियल में फ्लो कर सकते हैं, घूम सकते हैं, चल सकते हैं। लेकिन अगर हम एक नॉन कंडक्टर में अगर चार्ज देंगे ला करके, तो वो जहां देंगे वो मटेरियल में वहीं रहेगा, क्योंकि वो घूम नहीं सकता अंदर। तो होता क्या है कि अगर हम मान लो ये कंडक्टर लिए हुए हैं, इसमें बाहर से हम चार्ज दे दिए, सपोज करो 10 या 100 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 100 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो 100 इलेक्ट्रॉन के बराबर का तो ये चार्ज हो गया। पहले न्यूट्रल अगर था और हम अगर 100 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो वो जो 100 इलेक्ट्रॉन हमने दिया है वो भीतर मटेरियल में घूम फिर सकते हैं, और ये 100 इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे, और रिपल करके एक दूसरे को दूर जाकर के स्थापित कर देंगे। और एक सबसे ज्यादा दूर पर कहां स्थापित होगा? तो वो बॉडी के आउटर सरफेस पर। तो हम यहां यही बात कर रहे थे कि अगर हम एक चार्ज को किसी कंडक्टर में देंगे तो वो चार्ज जाके कहां रिसाइड करेगा? तो वो करेगा उसके आउटर सरफेस पर। पहले हम कंडक्टर की बात कर लेते हैं। वो चार्ज कहां रिसाइड करेगा? वो रिसाइड करेगा आउटर सरफेस पर। पहले हम इस बात को लिख भी देते हैं। When a charge is given to a conductor,
it always reside at, है ना, its outer surface। क्योंकि हम जब देंगे इसके अंदर, जब हम डालेंगे आफ्टर गिविंग, जब हम देंगे तो चार्ज स्प्रेड कर जाएंगे। चार्ज जो है क्या हो जाएंगे, गिविंग द चार्ज विल स्प्रेड, चार्ज जो है भीतर में स्प्रेड हो जाएंगे। जैसे हम मान लो कि क्या बोलते हैं, वो इंजेक्शन डालते हैं, तो इंजेक्शन हम डालेंगे तो जो भीतर मॉलिक्यूल गए हैं वो सभी एक दूसरे से दूर दूर फैलते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। इसी तरह से चार्ज भी जाकर के मटेरियल, खासकर अगर वो कंडक्टर है तो अंदर में जाके स्प्रेड होगा चारों तरफ और एक दूसरे को रिपल करके वो सबसे आउटर सरफेस पर जाकर के जमा होगा। चार्ज कहाँ जमा होगा, सरफेस पर, कंडक्टर के सरफेस पर। ठीक है, अब कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज जमा होगा तो कैसे होगा, कहां पर ज्यादा चार्ज की मात्रा होगी। चार्ज की मात्रा को हम घनत्व से दर्शाएंगे, तो सरफेस पर होगा तो बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो चार्ज की जो सरफेस डेंसिटी होगी वो कहां पर ज्यादा होगा, कहां पर कम होगा, हम इसकी चर्चा हम इसमें करते हैं। ये तो हमने लास्ट क्लास में बता ही दिया था। हम इस बात की चर्चा यहाँ करते हैं कि जो सरफेस पर चार्ज के घनत्व होंगे वो सभी जगह एक समान नहीं होंगे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, डिपेंड्स on the radius of curvature of surface, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस आर। और रिलेशन अगर हम लिख दें तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब इसका ये फॉर कंडक्टर के लिए ही है, फॉर कंडक्टर के लिए ही है। आगे चल के हम इस बात को प्रूफ भी करेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना, ये चल के यही चीज को प्रूफ भी करेंगे। तो मतलब यहाँ क्या हुआ कि जहां रेडियस ज्यादा होगा वहां का सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगा, और जहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां का सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। जैसे मान लो यहाँ पर हम एक सतह लेते हैं, ऐसा देखो, इसको हम ये लेते हैं, ये ऐसा ले लिया हमने। एक ये कंडक्टर है ये, तो आप देखो यहाँ पर क्या ये कंडक्टर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर मैंने क्या होता है, कर्व के एक छोटे से पार्ट को कर्वेचर कहते हैं। जैसे आप इसके एक छोटा सा यहाँ का पार्ट कंसिडर कर लो, ये आपका कर्वेचर हो गया। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे, अगर हम इसको एक सर्किल बना लें तो इसका एक सेंटर होगा और वो रेडियस कहलाएगा। ये जो आपका कर्व का, अगर हम एक छोटा सा ये वाला पार्ट ले लें, अगर हम इसको सर्कुलर बना लें तो ये सेंटर इसका बनेगा, तो इसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। इस पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर ये कहलाएगा, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये कहलाएगा। तो किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, ये वाला पार्ट का। तो जहां पर नुकीला पार्ट होगा ना उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। अगर हम इसमें कुछ चार्ज को डालेंगे, चार्ज गिवन करेंगे, चार्ज अगर हम इसमें देंगे तो ये जो दिया हुआ, मान लो पॉजिटिव चार्ज हम इसको दिए, मान लिया जाए इसमें हमें पॉजिटिव चार्ज हमने दिया, ये सतह पर चारों तरफ फैलेगा जरूर,
लेकिन जो ये फैलाव होगा वो फैलाव यहाँ पर सबसे ज्यादा घनत्व में होगा, यहाँ पर एकदम खच खच चार्ज भरा रहेगा। यहाँ पर चार्ज का फैलाव बहुत बहुत कमजोर होगा, बहुत दूर दूर में चार्ज होंगे, और यहाँ पर मॉडरेटली फैलाव होगा, इससे थोड़ा ज्यादा घना होगा परंतु इससे कम घना होगा। अगर हम इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें, इसमें हम सिग्मा 1 यहाँ पर का घनत्व बोले और यहाँ पर का घनत्व सिग्मा 2 बोले और इसका घनत्व यहाँ पर सिग्मा 3 बोले, तो सबसे ज्यादा घनत्व होगा 1 का, फिर उसके बाद होगा तीसरा नंबर का, और सबसे कम घनत्व जो है वो होगा। तो ये बातें आप समझ लीजिए। अब अगर मान लिया जाए कि यही बॉडी जो है, जो अभी हमने बनाया है, अगर ये पूरी तरह से स्फीयर होता तो क्या होता? अगर ये पूरी तरह से स्फीयर होता, ये पूरी तरह से अगर परफेक्ट स्फीयर होता, और तब इस केस में अगर हम ये परफेक्ट स्फीयर होता, कंडक्टिंग स्फीयर होता, ये भी कंडक्टर ही है, ये जो नियम है सिर्फ कंडक्टर के लिए है, और तब हम इस केस में इसको कुछ चार्ज देते, चलो हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, निगेटिव भी दे सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं तब इस केस में यहाँ का जो कर्वेचर बनेगा, यहाँ का जो कर्वेचर बनेगा, यहाँ का जो कर्वेचर बनेगा, सब जगह का रेडियस ऑफ कर्वेचर समान होगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्फीयर है। और तब इस केस में जिसके सतह पर जो चार्ज होंगे वो एक समान घनत्व में सभी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, आपस में चार्ज एक दूसरे से समान दूरी पर होंगे, चार्ज की घनत्व जो है, घनापन जो होगा वो सब जगह समान होगा। यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, 1 2 3 कर दें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 2 और 3 आपस में बराबर होंगे। तो ये है कंडक्टर की अवस्था। तो सब जगह चार्ज के घनत्व समान नहीं होते हैं, जो हम कंडक्टर में चार्ज देंगे कुछ इस तरह से वो फैलेगा। परंतु अगर हम नॉन कंडक्टर में चार्ज देंगे तो क्या होगा? ये तो हुआ कि जब हम कुछ चार्ज को कंडक्टर में दिए हैं तब हम चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर। तो दो बात याद रखिएगा, एक तो कंडक्टर में मेरा दिया हुआ जो चार्ज है वो उसके सतह पर जाकर के जमा होगा, और दूसरी बात याद रखिएगा कि जो चार्ज उसके सतह पर होंगे उसके घनत्व सब जगह एक नहीं होंगे, वो डिपेंड करेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा है। जो नुकीलापन पार्ट जहां होगा वहां के घनत्व ज्यादा होंगे, और जहां कम नुकीलापन होगा वहां पर का चार्ज का घनत्व सबसे कम होगा। जहां फ्लैटेंड होगा, सीधापन होगा जहां, वहां पर का चार्ज का घनत्व बहुत कम होगा। ठीक है, तो ये आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें बॉडी मिलते रहेंगे, उस पर हम चार्ज कुछ इसी तरह से देंगे तो आपको समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं कि जब हम इसी तरह का चार्ज को नॉन कंडक्टर में देते हैं तो क्या होगा। मैंने चार्ज is given to a non-conducting body, तब क्या होगा बोलो। अगर मान लो कि कोई बॉडी जो नॉन कंडक्टर बॉडी में क्या है कि ऐसे नॉन कंडक्टर जो है ना वो अपने थ्रू चार्ज अलाउ नहीं करते हैं फ्लो करने। कंडक्टर था, हमने चार्ज दिया तो भीतर जाकर के चार्ज पूरा फैल गया और जाकर के बाहर मस्त जो है वो झलकने लग गया सतह के बाद, है ना, सरफेस पर। लेकिन नॉन कंडक्टर में चार्ज जो हम जहां पर इंजेक्ट करेंगे मटेरियल के अंदर में, वो कंडक्टर के भीतर, वो नॉन कंडक्टर के भीतर जहां जाकर के ठहरेगा वहीं पर ठहरा रह जाएगा, वो स्प्रेड नहीं करेगा। तो आप क्या कह सकते हो, यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो कंडक्टर है ये दोनों केस में लागू है, सॉलिड हो तब भी या हॉलो हो तब भी। यहाँ भी सॉलिड हो तब भी, हॉलो हो तब भी, कंडक्टर सॉलिड या हॉलो तब भी।
हाँ जी, तो हम नॉन कंडक्टर की बात कर रहे थे कि अगर हम नॉन कंडक्टर में चार्ज को देंगे तो नॉन कंडक्टर का क्या होगा। तो इसका जवाब आप ये देंगे कि सर नॉन कंडक्टर में तो चार्ज फैलेगा नहीं, द गिवन चार्ज विल नॉट स्प्रेड, द गिवन चार्ज विल नॉट स्प्रेड, वो स्प्रेड नहीं होगा। तो स्प्रेड नहीं होगा तो क्या होगा, एंड देन विल रिमेन, और तब क्या होगा, जहां पर भी हम उसको डालेंगे वो वहीं पर जाके ठहरा रहेगा, देन विल रिमेन एट इट्स पोजीशन, रिमेन एट इट्स पोजीशन, वो वहीं का वहीं ठहरा रहेगा। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि इस केस में हम ये कह सकते हैं कि नॉन कंडक्टर के मटेरियल के भीतर में चार्ज रिसाइड कर सकते हैं। एक नॉन कंडक्टर के भीतर में ए चार्ज में रिसाइड इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। आई एम सॉरी, फिर हम यहाँ कंडक्टर लिख दिया, ऐसा ही कंडक्टर वहां भी लिख देते हैं लास्ट क्लास के लास्ट पार्ट में, तो वही चीज आप यहाँ उसको ठीक कर लीजिएगा, इनसाइड द मटेरियल ऑफ नॉन कंडक्टर। ये लिखा जाता है, कभी कभी बोला भी जाता है, थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा इसको। चार्ज में रिसाइड इनसाइड द मटेरियल ऑफ नॉन कंडक्टर, ठीक है। लेकिन मटेरियल ऑफ कंडक्टर में चार्ज नहीं होगा, वो उसके बाहर में होगा। तो मटेरियल में चार्ज धंसल रहेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक डायग्राम के साथ, अगर हम इस बात को आपको दिखाते हैं कि मान लो ये आपका एक सॉलिड कंडक्टर, नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है, सॉलिड है, अगर ये है ना, याद रखिएगा चार्ज जो है ना यूं हवा में नहीं रहते, चार्ज को ठहरने के लिए एक मटेरियल चाहिए, चार्ज को ठहरने के लिए एक जगह चाहिए, एक मटेरियल चाहिए। अगर हम जाकर के यूं ही हवा में चार्ज रखना चाहें तो वो चार्ज नहीं रहेंगे हवा में, उसको ठहरने के लिए एक जगह चाहिए, एक क्या बोलते हैं, जमीन चाहिए उसको। तो ये अगर सॉलिड है तो ये तो पूरा मटेरियल इसमें भरा हुआ है, तो अगर हम इसमें चार्ज देंगे तो चार्ज जो हम देंगे, तो अगर यहाँ पर इतना छोटा एरिया में चार्ज देंगे तो उतना ही छोटा एरिया में रह जाएगा, और अगर हम पूरे वॉल्यूम में भरना चाहें तो पूरे वॉल्यूम में चार्ज इसके भरे रह सकते हैं। लेकिन वो चार्ज पूरे अपने आप नहीं फैलेगा इसके साथ। जो हम चार्ज देंगे तो ये पूरा मटेरियल में अपने आप फैल करके चारों तरफ एक समान प्रकार का हो गया, नहीं हो सकता। तो हमें बराबर तरह से फैलाना पड़ेगा। तो इस तरह के बॉडी में चार्ज जो है वो अंदर में डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो यूनिफॉर्मली भी हो सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली भी हो सकते हैं, ये समझ लीजिएगा, है ना। तो इस तरह के मटेरियल में जो होंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बनेगा, इसमें क्या बनेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बनेगा, और वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वेरिएबल भी हो सकते हैं और वो यूनिफॉर्म भी, माने यूनिफॉर्म भी हो सकता है। जिस तरह से इस केस में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं बनेगा, इस केस में कंडक्टर के केस में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं बनेगा, इस केस में क्या बनेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी बनेगा, सरफेस पर रहेगा, है ना। और वो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, जैसे यहाँ देखिए यूनिफॉर्म है और यहाँ देखिए नॉन यूनिफॉर्म। तो कंडक्टर में सरफेस चार्ज डेंसिटी बनेगा, नॉन कंडक्टर में अगर वो सॉलिड है तो उस केस में वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बनेगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म। और अगर हम यहाँ पर ये एक नॉन कंडक्टर हॉलो ले लेते हैं, ये अगर हॉलो है ना, तब चार्ज जो हम देंगे तो कहाँ, ये अगर मान लो कि यहाँ भीतर में अगर इंजेक्ट कर देंगे तो क्या यहाँ रहेगा, तो भीतर तो हवा है, तो वहां तो रहेगा नहीं, तो मटेरियल में आ जाना है। तो उस केस में जो चार्ज होंगे वो जा करके मटेरियल में रहेंगे, और इस केस में चार्ज को हम सतह में बोल सकते हैं। अगर इसमें थोड़ी मोटाई है तब तो वॉल्यूम फिर पकड़ लेगा, लेकिन अगर ये बहुत बहुत पतला अगर इसका
ये है पेरिफेरी है, तो इस केस में उसके सरफेस बनेंगे। तो ये है, इस केस में चार्ज जो है अंदर मटेरियल में धंसे रहेंगे। तो ये है आपकी चार्ज की प्रॉपर्टी। जो चार्ज किसी भी बॉडी में हम देंगे तो चार्ज कहाँ रहेगा, वो डिपेंड करेगा कि मटेरियल कैसा है। कंडक्टर है तो सतह पर होगा, नॉन कंडक्टर है तो मटेरियल में धंसा रहेगा। ठीक है। चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो क्या पैदा करेगा, चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो क्या पैदा करेगा, एक्सेलरेशन में है तो क्या पैदा करेगा। चार्ज जो है वो इंड्यूस करने की क्षमता रखता है, और इंड्यूस्ड जो चार्ज बनेंगे उसका मान कितना होगा। और ये इंडक्शन की प्रक्रिया सॉलिड में, ये कंडक्टर में भी हो सकती है और नॉन कंडक्टर में भी हो सकती है। चार्ज जो है वो ट्रांसफरेबल है, तो ट्रांसफर के नियम क्या होंगे। जब दो डिफरेंट पोटेंशियल के बॉडी को या तो हम सटा दें या आप तार से जोड़ देंगे तो चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा, और ये तब तक होगा जब तक उसके पोटेंशियल समान न हो जाए। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हायर से लोअर और नेगेटिव चार्ज का फ्लो लोअर से हायर में होगा। और पोटेंशियल निकालने के लिए फॉर्मूला अभी आप तत्काल याद कर लीजिए, आगे चल के ये सभी प्रूफ होंगे। चार्ज एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है, वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। फेज भी एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है, याद रखिएगा, फेज भी एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है। लाइक चार्ज, फेज इज ऑल्सो इनवेरिएंट क्वांटिटी। आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कंजर्व्ड होंगे, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और ये जो चार्ज कंजर्वेशन है इसके सभी जगह एप्लीकेशन होंगे, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। चार्ज एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है और उसका क्वांटम वैल्यू होता है E, और किसी भी बॉडी में चार्ज n इंटू ई के ही बराबर होगा। और n जो है वो एक इंटीजर है, और वो इंटीजर कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा। चार्ज जिस किसी बॉडी में होगा उसमें जरूर मास होगा, लेकिन जिसमें मास है उसमें चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी। फोटोन एक लाइट की पार्टिकल जिसमें कोई रेस्ट मास नहीं होता, अतः इसमें कभी चार्ज नहीं हो सकता। एक न्यूट्रल बॉडी में मास हो सकता है, मास तो होगा ही होगा, चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी। और जब हम एक न्यूट्रल बॉडी को हम चार्ज करेंगे तो उसकी मास स्लाइटली बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, डिपेंड करेगा कि वो कैसे चार्ज हुआ है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके मान मास के घट जाएंगे, नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके मास के मान बढ़ जाएंगे। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसको हम ऑपरेट सिंपल अलजेब्रा के नियम से करते हैं। तो ये है चार्ज की प्रॉपर्टी, जो आपको पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसके एप्लीकेशंस करने के लिए मिलते रहेंगे। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक ये तीसरा जो क्वार्क नाम का तुम चार्ज देख रहे हो, ये जो क्वार्क तुमको दिखाई दिया, ये कोई अमाउंट ऑफ चार्ज तो ठीक है, इसके पास इतना है, लेकिन ये जो है ना वो फ्री अवस्था में नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये हमेशा ही कॉम्बिनेशन में होकर के बनेंगे। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये बिलीव किया जा रहा है आजकल कि ये जो है वो क्वार्क से मिलकर के बने हुए हैं, और तीन क्वार्क से मिलकर के बने हुए हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। एक मिनिमम बॉडी में चार्ज जो हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है। लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। और ये चार्ज के कुछ यूनिट्स हमने लिखा है, और दो प्रकार के चार्ज हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। और चार्ज की पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होगा। ये है आज की क्लास। आप लोग इस क्लास को बढ़िया से देखें, और इसमें जितनी भी बातें लिखाई गई हैं अपने कॉपी में नोट कर लें, और उस कॉपी को आप बार बार रिवाइज करें, जिससे कि आपकी विषय पर पकड़ बहुत बहुत मजबूत होगी, ठीक है। और
हम लोग इसकी थर्ड वीडियो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो आपको आगे देंगे, जिसमें हम लोग चार्ज के प्रोसेस को पढ़ेंगे। चार्जिंग के प्रोसेस, कितने प्रकार के चार्ज के प्रोसेस होते हैं, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, गॉस लॉ, कैपेसिटर। तो आगे की चर्चा आगे होगी। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।